बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। द पेंटर। पेंटर बेसिकली एक पोएम है अबाउट एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के बारे में दिखाया जाता है कि ये एक आर्टिस्ट है जो कि सी और बिल्डिंग के दरमियान में बैठा है और वो एंजॉय करता है कि उसने एक सी को पोर्ट्रे करना है। वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं देखो तुम सी को पोर्ट्रे नहीं करो, तुम जो है ना अपनी बीवी की तस्वीर बनाओ और उसको बड़ा परफेक्टली बनाओ। ठीक है, तो फाइनली वो उस तस्वीर को परफेक्टली बना लेता है, बीवी की जो तस्वीर होती है। लेकिन उसकी एक विश होती है कि उसने ये जो सामने समंदर है ना, इसी को ही पोर्ट्रे करना है और वो चाहता है कि नेचर खुद आए और वो आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो कोई ट्रेडिशनल आर्ट जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहता। ठीक है, जब वो औरत बनाता है यानी कि अपनी बीवी की तस्वीर बनाता है और वो बड़ी परफेक्टली बना लेता है, तो उसके बाद फिर वो कहता है कि अब जो दुनिया ने मुझे कहा मैं वो तो मैंने कर लिया, चलो अब जो मेरी अपनी है विश कि भाई समंदर को मैं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, तो चलो मैं वो भी करता हूँ। लेकिन वो बस यही चाहता था कि वो ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग नहीं करना चाहता, बल्कि एक न्यू वे में पेंटिंग करना चाहता है। वो आर्ट फॉर आर्ट से की टेक्निक या कलरिंग और ब्रशिंग नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो भी आर्ट है उसमें नेचर जो है वो पोर्ट्रे होनी चाहिए, उसका कोई मैसेज होना चाहिए, रादर देन कि आर्ट जस्ट मतलब आर्ट किसी प्लेजर के लिए नहीं होना चाहिए। देखें, एक औरत की अगर तस्वीर बनाई जाती है, वक्ती तौर पे हम उस औरत को देखते हैं और हम कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत है, इतनी ही होती है ना, इससे ज्यादा तो प्लेजर नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि जो नेचर है उसका प्लेजर अपना है, और अगर हम उसके अंदर कुछ मैसेजेस और नेचर का अपना मैसेज अगर हम उसके अंदर कन्वे कर दे, द लाइवलीहुड जो है एक नेचर की, अगर हम उसको उसके अंदर कन्वे कर दे, तो एक्चुअली वही आर्ट एक आर्ट होता है जिसके अंदर कोई मैसेज होता है, जिसके अंदर कोई नॉलेज होता है, जिसके अंदर नेचर को शो किया जाता है। मैं एक जगह एक कोट पढ़ी थी मैंने कि ये इंसान की खुशकिस्मती है कि उसको जो है अल्लाह की ज़ात के बारे में इल्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको नेचर के बारे में इल्म होना शुरू हो जाता है, उसे हिकमत इलाही समझ आना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये मैं एक जगह मैंने पढ़ा था और ये किसी बुजुर्ग का कॉल था कि ये इंसान की खुशकिस्मती है, उसके इल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, तो उसको असल में अल्लाह की हिकमतें समझ आना शुरू हो जाती हैं। उससे पहले हम लोग बस डिग्री और ये वो यहीं तक होते हैं। लेकिन जब वो एक लेवल जो होता है ना, पहले अकल होती है, फिर वो हिकमत में कन्वर्ट होती है, हिकमत से पहले आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, एंड फाइनली जो है वो एक हिकमत इलाही यानी कि नेचर में जो है गॉड को फाइंड आउट करना, या नेचर में आप हिकमत इलाही ढूंढना, या फिर नेचर जिस तरीके से जो हमें मैसेजेस दे रही है उनको रीड करना। एक्चुअली जॉन एशबरी ये चाहता था। जॉन एशबरी की अभी जो लास्ट पोएम हमने पढ़ी, द मेलेडिव ट्रेन्स, उसके अंदर वो ना सिर्फ एक इंसान के अंदर की और बाहर की बात करता है। जो ट्रेन चल रही थी उसके अंदर क्या हो रहा था, यानी कि वो इंसान के अंदर की खासियात थी। ठीक है, इंसान खुद कैसा है वो ट्रेन के अंदर था, और जो ट्रेन के बाहर था वो जिंदगी कैसे गुजर रही है, यानी कि उसने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों पे लिख दिया। अंदर वो है जो सबकॉन्शियस है एंड अनकॉन्शियस है। ठीक है, और जो बाहर है वो कॉन्शियस है, जो आपको नजर आ रहा है और आप उसको किस तरीके से परसीव करते हो। सेम इज द केस विद द पेंटर। पेंटर में जो है अब फाइनली वो देखें अपनी भी मानता है और औरों की भी मानता है, लेकिन एट द एंड उसके साथ क्या होता है कि जब वो इनोवेशन करता है लोग उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। वो क्रिटिसिज्म से तंग आके अपना ब्रश रोक देता है। जब वो ब्रश रोकता है तो लोगों को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी पेंटिंग उठा के जो है समंदर में फेंक देते हैं। ठीक है, और वो जो पेंटर होता है वो क्रूसीफाई हो जाता है, यानी कि वो अपने मकसद की खातिर वो जो है शहीद हो जाता है। ठीक, अब इसके अंदर जो बेसिक लेसन है वो क्या है? वो बेसिकली लेसन ये है कि जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो इनोवेशंस बर्दाश्त नहीं करते। जो ओल्ड लोग होते हैं वो न्यू वंस को बर्दाश्त नहीं करते, उनको आगे जाता नहीं देख सकते, उनको क्रिटिसाइज करते हैं।
और फाइनली जो इनोवेशंस होती हैं, दूसरी उसने एक और चीज़ ये बताने की कोशिश की है कि जब भी आप इनोवेशंस करेंगे तो आपको जो है इस तरह के तंज, इस तरह की जो नेगेटिविटी दुनिया में देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअली उसने शो ये किया कि वो जो पेंटर होता है वो एंड में क्रूसीफाई हो जाता है, यानी कि वो अपना पूरा काम ही छोड़ देता है, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद छोड़ देता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो सोसाइटी होती है वो उसको किल कर देती है। ठीक है, तो ना उसका कैनवस रहता है, ना उसकी पेंटिंग रहती है, और ना वो खुद रहता है। तो इसके अंदर एक्चुअली उसने एक क्लैश दिखाया है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का, कि एक सोसाइटी के अंदर जो है जो इनोवेटिव माइंड है, दैट इज जस्ट लाइक द पेंटर, क्योंकि जॉन एशबरी खुद भी पेंटिंग करता था। तो उसने अपना एक एक्सपीरियंस जो है, हम इसको कहेंगे ये ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है, और उसने अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे दिखाया है कि किस तरीके से एक इनोवेटिव माइंड के साथ जो है जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो करते हैं। ठीक है, मेरे उस्ताद क्या करते थे कि अगर वो इंसान जीनियस है जिसको पूरी दुनिया पागल कहते है, तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी जीनियस माइंड एक होता है, 99% तो बेवकूफ़ होते हैं। तो 99% जो आम लोग होते हैं वो उस एक खास पर्सन को बर्दाश्त नहीं करते। तो उन्होंने फिर मुझे मिसाल दी, उन्होंने कहा ये जो बिल गेट्स है, ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ये सारे हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री खोल के देखें तो लोग इनको पागल कहते थे। एक्चुअली पागल ये नहीं होते, पागल ना वो आम इंसान होता है, वो आम इंसान उनके जीनियस लेवल तक पहुंच नहीं पाता, और उनकी बातें जो हैं वो उनके ऊपर से गुजर जाती हैं, उन जीनियस लोगों के ऊपर से गुजर जाती हैं। दैट्स वाई वो उनकी इनोवेशंस और ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। ठीक, तो उन्होंने, मेरे उस्ताद ने मुझे यही बात की थी कि जब तक आपको लोग पागल ना कह दें, जब तक आपके ऊपर उंगलियां ना उठा दें, अपने आप को जीनियस ना समझना। जिस दिन उठाना शुरू कर दी तो समझ लो अब तुम जीनियस हो। ये मेरे उस्ताद ने मुझे एक बात समझाई थी किसी दौर में। ठीक है, कि जब उंगलियां उठेंगी तो इसका मतलब है कि आप जीनियस हो, नहीं उठी तो इसका मतलब है आप उन्हीं आम लोगों की तरह हो जो सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं। तो जो अजीम लोग होते हैं, जो पाइनियर्स होते हैं, वो दुनिया के सोसाइटी के पीछे नहीं भागते। अजीम लोगों के तो पीछे दुनिया भागा करती है। ठीक, तो एक्चुअली एट द एंड यहाँ पे तो पेंटर में क्रूसिफिकेशन हो जाती है, पेंटर की पेंटिंग भी गिर जाती है और वो खुद भी क्रूसिफाई हो जाता है। बट द थिंग इज दैट उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल का क्लैश दिखाया है, इनोवेटिव माइंड्स का क्लैश दिखाया है, जीनियस माइंड्स का क्लैश दिखाया है। लोग तो बेटा वैसे ही परसीव करते हैं जैसे उनकी अपनी अकल होती है। ठीक, जिसकी जैसी अकल होगी ना वो इस चीज को वैसे ही परसीव करेगा। जो नेगेटिव होगा वो कहेगा नहीं ये तो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है। तो इतनी सारी बातें करने के बाद वो पेंटर क्रूसीफाई हो जाता है, क्योंकि वो उस सोसाइटी की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समझ आई बात? तो अब आप सोच लें आपने कौन सा पेंटर बनना है भाई, जो क्रूसीफाई हो जाता है या अपना काम कंटिन्यू करता है। ठीक, आपको आगे जाके पार्ट 2 में एक ड्रामा पढ़ाऊंगी, गैलीलियो गैलीलाई। ठीक है, और देन आई विल टेल यू के हीरो कौन होता है, जो बैक गियर्स लगाता है और जो कि बैक गियर लगा के आगे जाता है और चुप करके काम करता है, या फिर हीरो वो होता है जो ट्रेजेडी में एंड में मर जाता है। क्या मरने वाला हीरो होता है या कंटिन्यू करने वाला लाइफ में हीरो होता है। ठीक है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो गैलीलियो गैलीलाई की लाइफ के ऊपर बनी हुई है, बना हुआ है वो ड्रामा। और मुझे वो एपिक हीरो का कॉन्सेप्ट इतना पसंद है कि सारी ट्रेजेडीज में हमेशा हीरो एंड में मर जाता है, लेकिन वो वाहिद एक ड्रामा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जिसमें हीरो एंड में भी अपना काम कर रहा होता है। जो उसका एम और मकसद था ना, वो उसने सोसाइटी की वजह से छोड़ा नहीं था, लेकिन उसने बैक गियर ज़रूर लगा लिया था। उसने कहा था भाई मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलती कर दी है। और सिर्फ इस माफ़ी और गलती के पीछे छुप के उसने अपना सारा साइंटिफिकली काम पूरा कर लिया था। तो इसी तरीके से जॉन एशबरी का भी यही है। ये एक्चुअली दौर था उस वक्त, चर्च का राइम था बहुत ज़्यादा। तो चर्च जो है वो न्यू जो लर्निंग्स हैं, न्यू टीचिंग्स जो हैं, इवन
हर वो चीज़ जो चर्च के खिलाफ जारी होती थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि बहुत से साइंटिस्ट को जलाया गया है, बहुत से पेंटर्स को किल किया गया है। तो ये सारी एक्चुअली उस दौर की कहानी चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई क्या है द पेंटर में। Sitting between the sea and buildings, he enjoyed painting the sea's portrait. वो कहता है कि भाई वो बैठा हुआ है सी और बिल्डिंग्स के दरमियान, सब्जेक्ट उसका सी है, ठीक है, और वो खुद सी और बिल्डिंग के दरमियान बैठा और पेंट बड़ा एंजॉय कर रहा है कि भाई वो सी को पोर्ट्रे करे, यानी कि पेंटिंग वो अपने कैनवस पे सी की बना रहा है। But just as child imagine a prayer is merely silence, he expected his subjects to rush up the sand and seizes a brush, plaster its own portrait on the canvas. वो कहता है जैसे एक चाइल्ड जो है वो एक प्रेयर क्या होती है, बेसिकली हम सिर्फ प्रे करते हैं, हम इमेजिन करते हैं और वो हमारी दुआ कबूल हो जाती है। प्रेयर इज द दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो कहते हैं जैसे प्रेयर जो है वो आसमान पे उठा ली जाती है और खुद ब खुद उस प्रेयर की वजह से काम शुरू हो जाता है हमारा, यानी कि अगर हमारी दुआ कबूल हो जाती है तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारी लाइफ भी वैसी होना शुरू हो जाती है जैसा हम प्रे करते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो सी है, सी क्या है, वो इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, कि सी जो है वो खुद उठ के आए, यानी कि नेचर खुद उठ के आए फ्रॉम द सैंड, वो ब्रश उठाए और अपना ही पोर्ट्रे कर ले इस कैनवस के ऊपर। वो चाह रहा है कि नेचर इन इट सेल्फ शुड पोर्ट्रे द आर्ट, नॉट मी। अब वो उस आर्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता है कि भाई इसके अंदर नेचर शो होनी चाहिए। सो देयर वॉज नेवर एनी पेंट ऑन हिज कैनवस अंटिल द पीपल हु लिव्ड इन बिल्डिंग पुट हिम टू वर्क। और फिर क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा पेंट नहीं था उसके कैनवस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा था भाई समंदर खुद उठ के आए और ये सी पेंट करे। तो लेकिन अब क्या था उसके ऊपर, तो देयर वाज नेवर एनी पेंट उस कैनवस, इस वजह से उसके कैनवस के ऊपर कोई पेंट नहीं था। एक्चुअली बेटा आप ना पार्ट 2 में जाके एक नॉवल पढ़ोगे टू द लाइट हाउस, उसमें उस लड़की की ना पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में खोई होती है। आर्ट इज द फॉर्म, आर्ट एक ऐसी चीज है जो पेंटर की एक, मैं जो मुझे चीज समझ आई कि जब तक हमारी वो सोच कंप्लीट नहीं होती ना, वो हमारी सोच की जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और हम फाइनल एक उसके ऊपर नहीं पहुंचते, जैसे कहना चाहिए एक फाइनल पॉइंट में नहीं पहुंचते, हमारी वो सोच कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो आर्ट जो है ना कैनवस के ऊपर बनता नहीं है। और अगर आप टू द लाइट हाउस पढ़े पार्ट 2 के जो यहाँ पे होंगे क्या कहते हैं कॉम्पोजिट के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने टू द लाइट हाउस पढ़ा होगा, उसमें वो जो लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर है वो कब पेंटिंग कंप्लीट होती है, 30 साल बाद जाके उसकी पेंटिंग कंप्लीट होती है, जब उसको विजन ऑफ लाइफ मिलता है। तो पेंटर की भी यहाँ पे पेंटिंग इसलिए खाली है क्योंकि उसको विजन ऑफ लाइफ नहीं मिला। वो चाहता है कि उसके सब्जेक्ट में विजन ऑफ लाइफ क्रिएट हो, और एट द एंड वो देखें लिली ब्रिस्को जो है वो विजन ऑफ लाइफ उसके अंदर क्रिएट करती है, ठीक है, टू द लाइट हाउस में आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। द वे लिली ब्रिस्को वो बेसिकली विजन ऑफ लाइफ ढूंढ रही होती है, ठीक है, उसका विजन कुछ और होता है, मिसेस रामजे का कुछ और होता है, यानी कि वो पुराने वक्तों की खातून होती हैं, लेकिन एट द एंड लिली ब्रिस्को को विजन ऑफ लाइफ समझ आती है और फिर वो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है, वो भी समंदर के किनारे ही बैठी हुई होती है। मुझे जॉन एशबरी की ये पोएम उस दिन तक समझ नहीं आई थी जब तक मैंने वो नॉवल नहीं पढ़ा था। तो जब मैंने वो नॉवल पढ़ा तो मुझे फिर समझ आई कि भाई इस शायर की पेंटिंग क्यों कंप्लीट नहीं हो रही थी, क्योंकि इस शायर का विजन ऑफ लाइफ कंप्लीट नहीं था, वो जो सोसाइटी थी वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है। सेम इज द केस विद अस, हम भी लोगों की बातें सुनते सुनते अपने विजन्स ऑफ लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा पेंटर आपको दिखाया जाएगा जो लोगों की बातें सुनते हुए, क्रिटिसिज्म सुनते हुए अपना विजन डिस्टर्ब कर लेगा एंड फाइनली वो क्रूसीफाई हो जाएगा। तो who is the winner, who is crucified or who has completed his portrait, ठीक। तो वो क्या कहता है, टू रश अप द सैंड एंड सीजिंग अ ब्रश प्लास्टर इज ओन पोर्ट्रे ऑन द कैनवस, तो प्लास्टर करें अपने पोर्ट्रे, अपने ओन पोर्ट्रे ऑन द कैनवस। So there was never any paint on the canvas until the people who lived in the building put him to work. अब उस कैनवस के ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है, अनलेस के लोगों ने कहा भाई तुम इसके ऊपर कुछ कुछ तो कलर्स करो ना, तो वो उसको कहते हैं ट्राई यूजिंग द ब्रश एज मींस टू एन एंड, भाई इसी यही सोच के कर लो कि भाई तुमने इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है। सेलेक्ट फॉर अ पोर्ट्रेट समथिंग लेस एंग्री एंड लार्ज, कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करो जो कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है, जो लेस एंग्री और लार्ज हो, लोग उसको एक्सेप्ट करें, एंड मोर सब्जेक्ट टू अ पेंटर्स मूड,
और वो पेंटर्स मूड के हिसाब से हो, और परहैप्स टू द प्रेयर, और या वो तुम्हारी प्रेयर के हिसाब से, मतलब डिफरेंट लोगों ने उसको डिफरेंट ओपिनियंस दी. हाउ कुड ही एक्सप्लेन टू देम हिज प्रेयर दैट नेचर नॉट आर्ट माइट अस ऑफ द कैनवस. अब वो कहता है उसकी प्रेयर क्या थी. लोगों ने तो उसको ये मतलब बड़ा कुछ कहा कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो कहता है यहाँ पे कि कैसे वो एक्सप्लेन करे कि उसकी जो प्रेयर है दैट नेचर नॉट आर्ट माइट अस ऑफ द कैनवस, कि वो उनको अपनी प्रेयर कैसे एक्सप्लेन करे कि नेचर खुद आए और वो कैनवस पे छा जाए, कैनवस पे खुद अपना इमेज ड्रॉ करे, रादर देन कि वो आर्ट को क्रिएट नहीं करना चाहता, वो कलर्स को यूज नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि नेचर खुद अपने आप को पोर्ट्रे करे. वो जो विजन ऑफ लाइफ है जो नेचर एक शो करती है, वो इस पेंटिंग के अंदर होना चाहिए. He chose his wife for as a new subject. तो फाइनली लोगों के कहने पे वो अपनी एक वाइफ की तस्वीर बनाता है, उसको एज अ सब्जेक्ट वो चूज करता है. मेकिंग हर वास्ट लाइक ruined buildings, और उसको उसका एक वास्ट इमेज बनाता है जैसे ruined buildings होती हैं. As it forgetting himself, the portrait has expressed itself without a brush. और एज इफ जैसे वो खुद से भूल चुका हो कि ये जो पोर्ट्रे है वो एक्सप्रेस करती है इसको विदाउट ब्रश. ठीक है, उसका मकसद क्या था कि पोर्ट्रे एक्सप्रेस करे अपने आप को जो है विदाउट ब्रश, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत सी अपनी बीवी की एक तस्वीर बनाता है और बड़ा वो उसमें कामयाब भी हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे वो देखे ना, ही पेंटेड हर पोर्ट्रे विद एन इम्प्रेशन ऑफ रूइंड बिल्डिंग्स इन हर फीचर्स. उसके इम्प्रेशन देता वहाँ पे रूइंड बिल्डिंग्स इन हर फीचर्स, उसके फीचर्स में. ही पेंटेड इट सो रियल एंड सो नियर टू लाइफ दैट इट सीम्स एज इफ द पोर्ट्रे हैड बीन पेंटेड बाय हिमसेल्फ. इतना वो रियल इमेज उसको देता है कि लगता ऐसे ही है कि जो है नेचर ने खुद उसको पोर्ट्रे कर दिया. फिर स्लाइटली एनकरेज ही डिप्ड हिज ब्रश इन द सी murmuring a heartfelt prayer. फिर थोड़ा सा वो जब एक पेंटिंग बना लेता तो कहता चलो अब मैं सी ही बना लेता हूँ, सी की पोर्ट्रे करता हूँ, क्योंकि उसकी जो प्रीवियस पोर्ट्रे थी उसकी बीवी की वो बहुत अच्छी बनी थी. तो वो अपना डिप करता है अपना ब्रश इन द सी और वो मर्मर करता है अ हार्टफेल्ट, यानी कि एक हार्टफेल्ट प्रेयर होती है उसकी जो मर्मर करती है. माई सोल व्हेन आई पेंट दिस पोर्ट्रे लेट इट बी यू हु रेक्स द कैनवस. अब वो कहता है यहाँ पे अपनी सोल को पुकारता है प्रेयर में. वो कहता है कि भाई जब मैं पेंट करूँ इस पोर्ट्रे को, ये तुम हो जो कि कैनवस पे आके जो है अपना कमाल करो. यानी कि वो अपनी सोल को कहता है कि वो अब वो पोर्ट्रे तो बनाना चाहता है लेकिन वो उसके अंदर अपनी सोल डालना चाहता है, इतना कीनली वो उसको पोर्ट्रे करना चाहता है. द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द बिल्डिंग. पहले उसने बीवी की तस्वीर बनाई तब तो किसी ने मना नहीं किया, औरत पे शायरी लिखी जाती है तब तो कोई मना नहीं करता. ठीक है, लेकिन जब कोई इनोवेशन होती है तो फिर क्या होता है, यानी कि लोग जो हैं वो दे हैव द लस्ट फॉर ब्यूटी एंड नथिंग एल्स, दे हैव द लस्ट फॉर प्लेजर एंड नथिंग एल्स. औरत को देख के इंसानों को क्या फील होता है, क्या फील होता है मर्दों को, एक प्लेजर फील होता है. इसी वजह से वो जगह जगह मोनालिसा की तस्वीरें और पता नहीं क्या 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 क्या. ठीक, और अब वो जब ये सी को पोर्ट्रे करना चाहता है और वो चाहता है कि उसके अंदर सोल डाल दी जाए, तो फिर यहाँ पे लोग जो है वो आते हैं, वो आगे क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम ये क्या करने जा रहे हो. न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू द वे ही हैड गॉन बैक टू द सी फॉर हिज सब्जेक्ट. अब वो सी की तरफ जाता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही सी था. इमेजिन अ पेंटर क्रूसिफाइड बाय हिज सब्जेक्ट. और वहां पे वो इमेजिन करता है कि वो जो पेंटर है वो क्रूसीफाई हो गया है बाय हिज सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट की वजह से, यानी कि उसको किल कर दिया गया. टू एग्जॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश. अब ये वो सारा कुछ इमेजिन कर रहा है कि लोगों ने उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया कि वो क्रूसीफाई हो गया, उसका सब्जेक्ट पीछे रह गया और वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया उन लोगों की बातें सुनते हुए कि उसके लिए ब्रश उठाना भी मुश्किल हो गया. ही प्रोवोक सम आर्टिस्ट लर्निंग फ्रॉम द बिल्डिंग्स टू मलिशियस मर्ड. और वो बड़ा प्रोवोक हुआ कि कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो उन बिल्डिंग्स से क्या कर रहे हैं, टू मलिशियस मेथ, कि वो कुछ मलिशियस मेथ करने की कोशिश करें. यानी कि ये वो ट्रेडिशनल लोग हैं जो नए आने वालों को बर्दाश्त नहीं करते. वी हैव नॉट प्रेयर नाउ. वो कहते हैं अब हमारी कोई प्रेयर नहीं है. ऑफ पुटिंग आवरसेल्फ ऑन कैनवस, कि हम इस कैनवस पे अपने आप को पुट करें. और गेटिंग द सी टू सिट फॉर द पोर्ट्रे, और हम इस सी को अपनी पोर्ट्रे में बनाएं. यानी कि ये वो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है जो न्यू आर्टिस्ट को बर्दाश्त नहीं करते. अदर डिक्लेयर्स इफ अ सेल्फ पोर्ट्रे फाइनली other
इट आर सेल्फ पोर्ट्रेट। दूसरे डिक्लेयर करते हैं ये तो भाई तुम्हारी सेल्फ पोर्ट्रेट है, तुम्हारा अपना काम है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली ऑल इंडिकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट बिगेन टू फेड। अब क्या होता है, तमाम वो जो इंडिकेशंस होती है सब्जेक्ट वो फेड हो जाती हैं, लीविंग द कैनवस परफेक्टली वाइड, और कैनवस वाइट ही रह जाता है। He put down the brush at once a howl, और वो जो है अपना ब्रश जो है at once a howl नीचे छोड़ देता है, and was also a prayer arose from other crowded buildings, और फिर बाकी बिल्डिंग से भी एक अजीब सी आवाज आती है। दे टॉस्ड हिम, वो उसको टॉस करते हैं। टॉस का मतलब ये होता है इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, वो टॉस करते हैं उसको, कभी वो उसको इधर फेंक देते हैं और कभी वो उसको उधर फेंक देते हैं। और नॉर्मली जो भी बंदा थोड़ा मशहूर हो जाता है उसके साथ ये होता है। द पोर्ट्रेट फ्रॉम द टॉलेस्ट ऑफ बिल्डिंग, और उसकी पोर्ट्रे को भी क्या करते हैं, टॉलेस्ट ऑफ बिल्डिंग से क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। ये वो ट्रेडिशनल लोग होते हैं जो न्यू आर्ट को बर्दाश्त नहीं करते। एंड द सीड डिवर्स द कैनवस एंड द ब्रश एज दो हिज सब्जेक्ट हैड डिसाइडेड टू रिमेन अप देयर, और सी जो है उस कैनवस को खा जाता है और उस ब्रश को भी, एज दो हिज सब्जेक्ट हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ प्रेयर, और उसका जो सब्जेक्ट होता है वो डिसाइड ये होता है कि अब वो एक प्रेयर ही रहेगा, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। अब हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं। आप लोगों की जो एनकेएम की बुक्स हैं जिसके पास भी, बेटा इसके अंदर बहुत अच्छे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं अभी यही देख रही थी कि इसके अंदर थीम्स और एटमॉस्फेयर और ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी लिखी हुई है। कुछ मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ और साथ फिर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो मुझे बड़े, अभी मैं रीड कर रही थी, एनकेएम ही रीड कर रही थी, तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैं अभी आपको कुछ इधर से पढ़ाती हूँ एंड फाइनली फिर मैं आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ाती हूँ। ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं, यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पोएम का कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट उसका टाइटल आता है, उसके बाद उसकी एक शॉर्ट सी समरी आती है, और उसके बाद हम उसको थीमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं आप ट्रेन हो गए, आप सारे बहुत अच्छी क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर रहे हैं। एक दो स्टूडेंट्स हैं, जस्ट एक दो स्टूडेंट्स जिनकी अभी क्रिटिकल एप्रिसिएशंस इम्प्रूव नहीं हुई, बेटा मेक द पॉइंट्स, ठीक है। मेक द पॉइंट्स के मैंने क्या करना है, पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर मैंने टाइटल लिखना है, और दूसरी चीज़ आप लोगों का जो राइटिंग स्टाइल, राइटिंग पैटर्न जो है ना बेटा वो इम्प्रूव करें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बार बार मैं इनबॉक्स कर रही हूँ कि अपने राइटिंग पैटर्न इम्प्रूव करें। देखें यहाँ पे कोई राइटिंग पैटर्न नहीं है, ये काली और सफ़ेद एक किताब है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन आपके जो एग्जाम्स में आपके मार्क्स आने वो आपके राइटिंग पैटर्न में आते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि राइटिंग पैटर्न्स जो हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो अपने राइटिंग पैटर्न्स जो हैं बेटा वो इम्प्रूव करें, क्योंकि फिर वो लिखी हुई चीज़ भी समझ नहीं आ रही होती अगर आप उसको बिल्कुल लीनियंट वे में लिख देते हो, ठीक है। तो लीनियंट वे में नहीं लिखें, मार्कर्स यूज़ करें, पेन्स यूज़ करें। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सिम्बॉलिकली द राइटर हैज मेड sit an artist in between the subject and the background. The painter may suggest the present condition of an artist in the trio of its subject and background as other two angles. एक तरफ सब्जेक्ट था, दूसरा उसका बैकग्राउंड था, पीछे बिल्डिंग थी, सामने समंदर था, सही। तो अब ये दो एंगल्स हो गए। वी कैन से दैट दे आर सिटिंग वन आफ्टर एन अदर इन अ सिंगल लाइन, नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर एज इन अ ट्राइंगल. But the problem of the disproportion remains the same when we see that the subject of modern artists is fathomless and limitless as the sea, and history of tradition too high and lofty to be seen to its peak as a skyscraper. The building and poem are symbolic of the history of art, whereas the sea are symbolic of vast and angry subject in future. Buildings जो थी poems के अंदर वो क्या थी, symbolic थी history of art, ठीक। यानी कि वो बिल्डिंग जो बैक, अब देखिए दरमियान में पेंटर बैठा है, फ्रंट पे सी है, बैक पे बिल्डिंग है, ठीक है, और तीनों जो है एक ही लाइन में बैठे हैं। बिल्डिंग क्या सिंबलाइज करती है, बिल्डिंग हिस्ट्री ऑफ आर्ट या ट्रेडिशनल वे ऑफ आर्ट को शो करती है। समंदर जो है वो न्यू आर्ट को शो करता है, न्यू विजन्स ऑफ लाइफ को शो करता है, न्यू विजन ऑफ आर्ट को शो करता है। दरमियान में एक पेंटर है जो कि सैंडविच बना हुआ, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड के दरमियान। तो क्या है, whereas the sea are symbolic of vast and angry subject in future. We can imagine in this way the depth of these symbols, the building as traditions of past and the sea as subject for the modern artist. ठीक है, तो buildings क्या हैं,
वो ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट है, और सी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट फॉर अ मॉडर्न आर्टिस्ट है. Though the name of the poem is the painter, yet there is no possibility of such a painter suggested in the poem. It seems all the very much impossible to imagine such a painter living in the world. The remoteness of mentality of the main character in the poem from an actual world shows its clarity that poet has a mind to describe some philosophy in the poem. ठीक है, हर पोएट जो है उसका माइंड होता है और वो कोई फिलोसफी जो है पोएम के अंदर बयान करता है, और जो थीम ऑफ द पोएम है देयरफॉर शैल बी पॉन्डर्ड एंड थॉट ओवर बिफोर इट्स बीइंग अकर्ड ऑन द पेजेस ऑफ दिस पोएम. द पोएट शैल ट्राई इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू डिस्क्राइब दिस थीम इन द लिमिट्स और टर्म्स ऑफ कॉमन लाइफ. और फिर पोएट जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करता है इस थीम को लिमिट्स और टर्म्स ऑफ कॉमन लाइफ. ठीक है, एक कॉमन लाइफ के अंदर उसकी लिमिट्स के अंदर उस थीम को वो बयान करता है. ही विल डेफिनेटली टेक हेल्प आउट ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड टू डिस्क्राइब हिज थीम और फिलोसफी. और वो डेफिनेटली जो है वो हेल्प आउट करता है सराउंडिंग वर्ल्ड को टू डिस्क्राइब हिज थीम और फिलोसफी, कि वो अपनी थीम और फिलोसफी बयान करे. अब यहाँ पे देखें कि क्या है कि अब न्यू एंड ओल्ड ट्रेडिशंस हैं. बेटा असल में जो लोग हमें कहते हैं ना आप एमए इंग्लिश नहीं कर सकती, एक्चुअली वो आपको खुद बता रहे होते हैं वी वर द फेलियर्स. हम नहीं कर सके तो तुम भी नहीं कर सकोगी. तो हमारा जो कॉमन पर्सपेक्टिव है ना सोसाइटी का, वो कहता है मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलेगा. ठीक है, जो बुरी सास होती है ना वो आगे कहती है मेरी जो जो बहू होती है ना जिसको बुरी सास मिली होती है, वो कहती है भाई अगर मुझे बुरा शोहर मिला था और मुझे बुरी सास मिली थी तो मेरी बहू को भी वही होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ. दो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना. ठीक है, और इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी यही है कि एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है. जब न्यू आर्ट हमारे सामने आता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे टीचर्स देखने में आते हैं बाज़ औक़ात, या ऐसी ऐसी जो है चीज़ें देखने में आती है, ऐसे ऐसे वाक़यात जिसमें देखें जो आपका पायनियर होता है ना एक्चुअली वो उस्ताद भी होता है, और वो अपने ही शागिर्दों को आगे नहीं आने देता. ठीक है कि नहीं तुमने वही ट्रेडिशनल वे में ही सारा काम करना है. ये जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि बेटा जब मैंने ये ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी कि कैसे हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऑनलाइन पढ़ाएंगे कैसे, बेहतर तरीके से ऑनलाइन में कन्वे नहीं हो सकता. अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया. ठीक है, सेकेंडली मैंने कहा था कि मैं फेस शो नहीं करूँगी, तो इस चीज़ पे भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि जो है बेटा अभी मैसेजेस नहीं करें एट द एंड प्लीज़. ठीक है, तो इस चीज़ पे भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा अपना फेस शो ना करे और जो है ये अगले बंदे को लेक्चर समझ आ जाए. ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप कोई भी नया काम करते हो तो बेटा क्रिटिसिज्म तो होती है. ठीक है, तो ये वही क्रिटिसिज्म है, लेकिन यहाँ पे एट द एंड वो बेचारा जो आर्टिस्ट होता है ना उसका कैनवस ही खाली रह जाता है, यानी कि वो सोसाइटी के सामने नहीं खड़ा हो पाता, वो उस ट्रेडिशन के सामने फाइट नहीं कर पाता और वो क्रूसीफाई हो जाता है और सोसाइटी जीत जाती है. So the perspective or atmosphere of poem is very much realistic and modern. The painter is sitting between the sea and building to paint a portrait of the sea. It simply means that he is sitting with his face to sea and back to the building at some seashore. The poet has compared the mentality of the painter to that of children. He gave us an instant of mentality of children, quite new for a reader to understand his psychology, because they do not see them uttering by think loudly. The children, he says, sing their elders' prayer or bowing before God must think that their elders are merely keeping quiet. We know it beforehand, the elders actually pray or go in the hope of something. The painter, bearing the same childish psychology, hopes his subject to come up the same canvas and paint itself. जैसे बच्चा प्रे करता, पेंटर भी कहता मेरा काम ऐसे ही हो जाए. When he still have to do this, context is merely to keep quiet. और वो जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे बयान करता है कि भाई बस वो कीप क्वाइट ही था और कुछ भी नहीं था. द पोएट हैज यूज्ड द रेफरेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी नॉट ओनली एज कंपैरिजन but also as an incarnation of the mind of the painter. His mind, in his view, is purely childish. A sane may not imagine a sea seizing a brush. एक सेन, एक अक्लमंद इंसान कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता. इनसेन, पागल इंसान को कहते हैं सेन.
अक्ल वाले इंसान को कहते हैं कि वो इमेजिन नहीं कर सकता कि सी जो है वो ब्रश को सीज करे और पेंट करे इट्स पोर्ट्रे ऑन द कैनवस इटसेल्फ। देखिए बेटा, जो आपका सबकॉन्शियस होता है ना, वो आपके बिलीव्स होते हैं, आपका फेथ होता है, आपके ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। और जो अकल होती है ना, वो आपको इन सारी चीजों से बहुत पीछे ले जाती है। अकल कहती है ये जो सामने चीज पड़ी है ना, मतलब काम करोगे, अकल ये कहती है भाई डिग्री लोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है, अकल यही कहती है हमें। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा स्टडी करो, डॉक्टर बन जाओ, बड़े पैसे मिलेंगे, बहुत पैसा बेटा इस फील्ड में। एंड तो पैसे पे हो जाता है ना फिर। तो फिर अकल क्या कहती है, स्टडी करो तो पैसा मिलेगा, ठीक है। ये और बात है, बहुत सारे डिग्री होल्डर्स जो है वो जॉबलेस है इस वक्त। और उसके बाद जो है, जो आपका फेथ है वो क्या कहता है, फेथ क्या कहता है कि रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है, इज्जत जिल्लत भी अल्लाह की ज़ात देती है। उसके बाद आपके ड्रीम्स एंड बिलीव्स आ जाते हैं। बाज़ लोग इमेजिनेशन में जाके अपने काम कर रहे होते हैं, वो इमेजिन कर लेते हैं कि जी ऐसे ही होना है, और वो है वैसे हो भी जाता है, जैसे इंसान का गुमान होता है तो वैसे। तो यहाँ पे भी वो कहता है कि एक सेम जो है शायद वो इमेजिन कर ही नहीं सकता, वो एक पेंटर ही इमेजिन कर सकता है कि भाई किस तरह से सीज करेगा ब्रश, सी कैसे पकड़ेगा भाई एक सी ब्रश को, or painting its portrait on the canvas. At certain deeper level, we can say that some philosophy of art is being discussed in these lines. Up to this point, we cannot imagine what details he may give us of the philosophy in the coming lines. The poet at last has used the word of actual people or his surrounding to define his philosophy. और पोएट जो है वो एट लास्ट यूज करता है वर्ड ऑफ एक्चुअल पीपल, या फिर उसकी जो सराउंडिंग जो कि डिफाइन करता है उसकी फिलोसफी को। ही हैज गिवन अस अ रेफरेंस टू द मेंटालिटी ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड फॉर सम न्यू एक्सपेरिमेंट। मेंटालिटी ऑफ द पीपल, न्यू इनोवेशंस करेंगे तो बेटा इर्द गिर्द के लोग तो चीखेंगे, ठीक है। ही हैज आल्सो ट्राइड टू गिव अस द रिएक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द न्यू आर्टिस्ट। और वो हमारे सामने रिएक्शन शो करता है कि आम इंसान का क्या रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द न्यू आर्टिस्ट। जब न्यू आर्टिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करने जाता है तो फिर क्या उसके जो है उस बेचारे को फेस करना पड़ता है। The people living in buildings are in fact symbolic of the people who try to preserve the tradition in art and culture. We may also discuss some other dimensions of the people living in these skyscrapers with the progress of poem to its end. The painter is an iconoclast who wants to paint something new in a way the people and their suggestion the fact are the everlasting presence of the past. The future has to keep himself free from the clutches of the past. Whenever it loses its effort, it becomes itself a past. कि जब वो लॉस कर देता है, whenever he उसकी एफर्ट्स लॉस हो जाती है तो वो जो है itself एक पास्ट का हिस्सा बन जाता है। So the poet has given the suggestion of people in direct narration. It gives the poem a kind of realistic touch. The object not only on his subject but also way of delivering that subject. They ask him to use some means or references of real life to express his subject. ठीक है, अब वो उसको कहते हैं भाई तुम चलो जो भी तुमने बताना है तुम उसके लिए कोई मीन्स या रेफरेंसेस ऑफ रियल लाइफ तो यूज करो ना, ताकि तुम एक्सप्रेस करो अपने सब्जेक्ट को। Although they advise him to take some less angry and large as his subject, in the fact they advise him to avoid abstract way of painting. ठीक है, फाइनली वो क्या करता है, अपनी बीवी को चूज करता है। इन अदर वर्ड दे आस्क हिम टू चूज अ सब्जेक्ट सुटेबल टू हिज मूड एंड टेम्परामेंट। फिर बाद में उसको कहते हैं अपने मूड और टेम्परामेंट के हिसाब से कोई सब्जेक्ट चूज करो, ठीक है। और इसी तरीके से ये बेटा आप इसमें देखें, सच अ पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द पोएम कंट्रीब्यूट्स अ ग्रेट डील इन सक्सेस ऑफ द पोएम एज अ पीस ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट इन कल्चर। तो वो इसी तरीके से वी मे टेक ऑल द सजेशन एज सजेशन गिवन टू द पोएट। हम लोग भी आम जिंदगी में इसी तरह की कई सजेशंस लेते हैं जैसे कि पेंटर को दी जाती है। जब भी हम कोई नया काम करते हैं हमें मशवरा देने वाले लोग बड़े होते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होता। मशवरे तो सारे ही दे देते हैं, साथ कोई नहीं देता बेटा। द पेंटर इन द पोएट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोएट हिमसेल्फ। और पेंटर जो है इन द पोएम जो है यहाँ पोएट लिखा हुआ वो रिप्रेजेंटेशन है, पोएट खुद है। मैंने आपको कहा था कि ये पोएट जो है वो जॉन एशबरी खुद है और ये ऑटोबियोग्राफिकल पोएम है। His interest in painting has only kept him away from speaking directly to the people. कि वो जो है इतना ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था पेंटिंग में कि जिसकी वजह से वो डायरेक्टली लोगों से बात नहीं कर पाता था। एंड टेकिंग अ पेंटर एज अ माउथ पीस ऑफ हिज ओन व्यू। और उसने
अपने व्यू पॉइंट से एक पेंटर को के बारे में लिखा है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, और ये सब्जेक्टिविटी, पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी, यानी कि उसकी पर्सनल लाइफ जो है इन द पोएम कंट्रीब्यूट्स अ ग्रेट डील इन सक्सेस ऑफ द पोएम। ये उसकी सब्जेक्टिविटी है कि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एज अ पीस ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स इन स्ट्रक्चर। The poet, however, quite successfully repeats the above reference to the child psychology. He says that the subject of a painter and the prayer of some priest are the same things, but they both may not suitable for the same treatment. The keeping of silence may reward a prayer, but it may not give any blessing to the painter. ठीक है, ये जो साइलेंस है वो एक रिवॉर्ड को, प्रेयर को तो रिवॉर्ड कर सकती है, लेकिन ये ब्लेसिंग नहीं है एक पेंटर के लिए। ठीक है, अ पेंटर एज अ डिमांड ऑफ हिज प्रोफेशन मस्ट हैव टू यूज सम फोर्स और टेक सम एक्शन टू मटेरियलाइज हिज होम। ऐसा नहीं होता कि बेटा हम किसी प्रेयर के इंतजार में और खुद ब खुद ही सारा कुछ हो जाए। ये भी हमारी इम्प्रैक्टिकलिटी है कि हम चाहते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो खुद ब खुद हो जाए। ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ मीन्स और ये सारा कुछ करना पड़ता है। और अगर हम ये नहीं करेंगे, अपनी सोचों को मटेरियलाइज नहीं करेंगे, मटेरियलाइज करने का मतलब ये है कि हम, आपने एमए इंग्लिश लिटरेचर का इरादा किया है और आप कह रहे हैं कि एमए इंग्लिश लिटरेचर खुद ही हो जाए, तो हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ मीन्स और कुछ स्केड्यूल्स और ये सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। अगर हम लाइव के हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि लाइव जो है एक्चुअली वो एक कंटिन्यूस फ्लो का नाम है। अगर हम लाइव के साथ ग्रो नहीं करते तो फाइनली हम किल हो जाते हैं। पेंटर इसलिए किल हो गया था कि वो चाहता था कि खुद ही प्रेयर सारा कुछ कर ले, मुझे कुछ ना करना पड़े। ठीक है, और उसने यहाँ पे इस मेंटालिटी को शो किया है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि हम लोगों से बात ना करें या हम उनको अपना व्यू पॉइंट भी क्लियर ना करें और हम बिल्कुल खामोश हो जाएं, और हम मतलब ऐसा नहीं होता। वो कहता है कि आप जो है अपना जो आर्ट है उसको मटेरियलाइज ज़रूर करें। ठीक है, द रेफरेंस टू प्रेयर एनी हाउ इज समवट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन। We may not find ourselves comfortable to see it as both the places with a little bit difference of the expression. The poet has again used the word prayer with the previous background of meaning. His efforts in the painting was as mute as prayer, or at least an effort in the prayer. ठीक है, वो प्रेयर के लिए तो एफर्ट कर रहा था, लेकिन उसने अपनी पेंटिंग के लिए एक्चुअली एफर्ट नहीं की। उसकी जिद यही थी कि सी आए और खुद ही पोर्ट्रे कर लें। However, the poet here gives us the point of view of the painter. The painter had its own philosophy of creation. He did not want any art, rather he wanted nature to come up and seizes the canvas. We can say that the poet wants to convey some philosophy of structure, a postmodern business in creating some art with a little bit of effort. However, we can understand the difference in art and nature. अब यहाँ पे आर्ट और नेचर में जो है डिफरेंस वो क्रिएट करना चाहता था इन सिंपल